Hello students, welcome to chapter number 4, Chemical Kinetics. Students, in this chapter, we have completed 6 questions. Okay, हमने average rate of reaction तक पढ़ा हुआ है. आप जानते हो what is the formula of average rate of reaction? Reagent है तो minus delta R by delta T और product है तो plus delta P upon delta T. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है. Okay. So today our next question is that explain what is instantaneous rate and how it is determined. कोई भी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहते हैं और उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड करना है उसको हम पहले समझ लेते हैं. हम सपोज कर रहे हैं बच्चों, कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें R for reagent 1 mole gives 1 mole of product. 1 mole of reagent gives 1 mole of product. ऐसी कोई रिएक्शन है. ओके, इस रिएक्शन में अगर हम रिएजेंट और प्रोडक्ट दोनों का ग्राफ अलग लें तो ज्यादा डीप में समझ सकते हैं. तो लेफ्ट साइड हमने ग्राफ लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएजेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, और राइट साइड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ. बच्चों ग्राफ तो आगे वाला ही है. यहाँ पे होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिसको R0 बोलते हैं. फिर सपोज कीजिए T1 टाइम पे रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन R1 है और T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R2 है. T1 पे R1 और T2 पे R2. ओके, तो वो एवरेज रेट के लिए काम में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है पूरी रिएक्शन का रेट नहीं, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रेट ऑफ द रिएक्शन. बराबर, एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रेट ऑफ द रिएक्शन. तो उसको फाइंड करने के लिए ये जो कर्व है, कर्व के स्लोप पर ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है. ये जो कर्व है ना, उसके स्लोप पर ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और उस स्ट्रेट लाइन से ऐसे, मतलब आप ड्रॉ कर सकते हो, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ड्रॉ करना है ऐसे. बराबर. ओके, नाउ अगर इस लाइन की बात करें तो वो है डिफरेंस इन y एक्सिस, और इस लाइन की बात करें तो वो होगा डिफरेंस इन x एक्सिस. डिफरेंस इन y एक्सिस और नीचे है डिफरेंस इन x एक्सिस. ओके, चलो तो ऐसा एक सिंपल सा ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे. अब आप ही सोचो कि इफ वी टेक डेल्टा t टेंड्स टू 0, आपको एवरेज रेट का फॉर्मूला तो पता है ना. क्या आएगा फॉर्मूला? एवरेज रेट इज इक्वल टू, क्या लिखते थे रिएजेंट के लिए, प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T. इट इज फॉर रिएजेंट. ओके, तो ये एवरेज रेट तो पूरी रिएक्शन का रेट है, लेकिन अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसका स्लोप ड्रॉ करके इफ टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, मतलब ये इनिशियल और फाइनल टाइम टेंड्स टू 0 होगा डिफरेंस, तो ये जो दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस का डिफरेंस बहुत छोटा हो जाएगा. मतलब आप देखो इधर ऐसा हो जाएगा, टाइम डिफरेंस ऐसा है T1 T2, डेल्टा T टेंड्स टू 0 लोगे तो बहुत छोटा सा, मतलब टेंड्स टू 0 हो जाएगा. तो टाइम इंटरवल 0 हो जाएगा, टेंड्स टू 0. वैसे ये जो कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीजमेंट है वो भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा. और इसी वजह से यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है, टचिंग पॉइंट, बराबर, यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिलने वाला है. तो बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट का रिएजेंट के तौर से फॉर्मूला बनाए तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इंस्टेंट रेट इज इक्वल टू R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू
रिएजेंट हो तो हम लेते हैं बच्चों माइनस, तो आएगा माइनस डेल्टा कैपिटल है उसकी जगह पे लेंगे स्मॉल डेल्टा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेविएशन ऑफ टी. So instantaneous rate is equal to minus d concentration of R upon deviation of T. This is instantaneous rate with respect to reagent. इतना ही नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप नेगेटिव है, माइनस रख दो. आपको मैथ्स में पढ़ा होगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप. बच्चों स्लोप का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन वाई एक्सिस अपॉन डिफरेंस इन एक्स एक्सिस. इसे स्लोप का फॉर्मूला कहते हैं. तो वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो dr क्या है, dr है डिफरेंस इन y एक्सिस और dt है डिफरेंस इन x एक्सिस. तो उसका रेशियो ले लोगे तो वो हो जाएगा स्लोप. इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन उसकी वैल्यू आएगी बच्चों नेगेटिव स्लोप. क्या होगी, नेगेटिव स्लोप. अंडरस्टूड. तो ये है रिएजेंट के हिसाब से इंस्टेंटेनियस रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम. सेम वे आप जानते हो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है. तो यहाँ पे सपोज कीजिए T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P1 थी, T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होके P2 हुई. ओके, तो उसका एवरेज रेट आपने लिखा था, एवरेज रेट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी. फिर इस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन रेफरेंस पॉइंट से लेनी है. तो इस कर्व को किसी भी टाइम पे अगर आपको किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना हो वहां पे आप ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, वो टच होती है वैसे. फिर आप ही सोचो कि इस स्ट्रेट लाइन में ये जो वैल्यू है वर्टिकल वो होगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डीपी, और ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगा चेंज इन टाइम dt. तो ये जो एवरेज रेट का फॉर्मूला है उसमें डेल्टा t टेंस टू 0 ले लो, मतलब समय का पहिया बंद कर दो. डेल्टा t टेंस टू 0 तो क्या होगा, डेल्टा t टेंस टू 0 होगा तो x एक्सिस का डिफरेंस निग्लिजिबल हो जाएगा, तो dt टेंस टू 0 हो जाएगी. और इंक्रीजमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत कम हो जाएगा, और इसलिए एवरेज रेट हो जाएगा इंस्टेंट रेट, जिसका फॉर्मूला है क्या होगा, प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेविएशन ऑफ T. सो इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू प्लस dP अपॉन dt. और आप जानते हो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, तो लिख लो प्लस डिफरेंस इन y एक्सिस अपॉन डिफरेंस इन x एक्सिस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप. क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप. ओके, तो इसलिए आप इतना याद रखो, इंस्टेंटेनियस रेट अगर रिएजेंट से लोगे नेगेटिव स्लोप और प्रोडक्ट के हिसाब से लेते हो तो पॉजिटिव स्लोप. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. ओके, तो बस थियरी में एक बार देख लेते हैं व्हाट दे वांट टू से. सिंपल है, द रेट ऑफ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, the rate of particular moment of time is called instantaneous rate, और उसे r इंस्टेंट से लिखा जाता है. instantaneous rate is rate of smallest time, वो बहुत छोटे टाइम का रेट होता है. the smallest time interval को हम dt बोलते हैं. during this time the change in concentration by decrease the concentration of reactant is dr. ओके, सपोज कीजिए बहुत छोटा टाइम dt है, इसमें डिक्रीजमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वो भी बहुत कम है, वो स्मॉल डी आर है. तो इंस्टेंटेनियस रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू आर इंस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी. ओके, द एवरेज रेट एट अ स्मॉलर टाइम इंटरवल से dt when delta t approaches to 0, hence mathematically for an infinitesimally small dt instantaneous rate, अगर हम delta t tends to 0 ले लें
तो दोनों के हिसाब से अगर इंस्टेंट रेट लिखना है तो लिख सकते हैं as delta t tends to 0 r instantaneous is equal to minus dr by dt is equal to plus dp by dt। आप किसी भी रिएक्शन का इंस्टेंट रेट लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, R instant is equal to minus d concentration of R upon deviation of t is equal to plus d concentration of p upon deviation of t। तो ये हुआ बच्चों फॉर्मूला, वो हुआ इंस्टेंट रेट का फॉर्मूला। फिर सिखाया है टू प्रोसीजर टू डिटरमाइन इंस्टेंट रेट, जो हमने देख ली। कौन सी प्रोसीजर से डिटरमाइन करोगे, तो लिखा है द इंस्टेंटेनियस रेट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली, ग्राफ से पता लगा सकते हो। It can be determined by drawing a tangent at a time t on either of the curves for concentration of reagent and product versus time t. Calculating its slope, उसका slope calculate करो। Take the value of dr or dp and dt and calculate r instant। बराबर, आप dr या dp और dt की वैल्यू लेके स्लोप फाइंड कर लो और वही स्लोप हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, सो बाय ग्राफिकल मेथड वी कैन डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। फिर से एक बार आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लो, बराबर, फिर y एक्सिस का डिफरेंस dr फाइंड करो या dp फाइंड करो यहाँ पे, या फिर dt फाइंड करो, वैल्यूज रख दो, रिएजेंट में माइनस लेके और प्रोडक्ट में प्लस लेके, तो वही स्लोप हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ एग्जांपल। लिखा है रेट ऑफ द रिएक्शन और बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो मोल नंबर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनके बीच का रिलेशन क्या है। फिर से एक बार, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मोल नंबर मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा कि हमने एक ऑर्डिनरी सिंपलेस्ट रिएक्शन ली थी, R gives P। इस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ रिएजेंट कंबाइन होके 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ R इज गिविंग 1 मोल ऑफ P। तो इस ऑर्डिनरी रिएक्शन में मोल नंबर 1 है, 1 मोल ऑफ रिएजेंट गिव्स 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो उसका एवरेज रेट आपने लिया माइनस डी डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो 1 मोल गिव्स 1 मोल में एवरेज रेट लिखना बहुत सिंपल है, इजी है। ओके, एक एग्जांपल भी हम समझते हैं। सपोज मर्क्यूरी को क्लोरीनेशन करोगे तो बनाएगा HgCl2। यहाँ भी देखो 1 मोल ऑफ मर्क्यूरी combines with 1 mole of Cl2 and gives 1 mole of HgCl2। तो ऐसी रिएक्शन में अगर मैं रेट या वेलोसिटी फाइंड करूं तो लगाओ रेट का फॉर्मूला लगाओ, रिएजेंट हो तो माइनस, प्रोडक्ट हो तो प्लस। तो लिखेंगे माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा T is equal to plus delta concentration of HgCl2 upon delta T। So this is called rate of the reaction। लेकिन आपको पता है कि बच्चों हमेशा ऑलवेज कोई भी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा। आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़े होंगे, देखी होगी, समझी होगी, उसमें आपने इतना तो ऑब्जर्व किया होगा कि हर बार 1 मोल पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए क्या, और इसलिए हमें उनका रिलेशन डिराइव करना है। तो सपोज करते हैं इफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट एंड नॉट 1
then the rate is divided by their respective stoichiometric coefficient. Then the rate नहीं, the concentration is divided by respective stoichiometric coefficient. बराबर, यहाँ थोड़ा करेक्शन है. अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है. चलो कैसे देखते हैं बच्चों. एक रिएक्शन ऐसी है 2HI, उसका डीकम्पोजिशन करोगे तो वो बनाएगा H2 प्लस I2. यहाँ पे लिखो इक्वेशन. So 2HI gaseous, it gives H2 gaseous plus I2 gaseous. ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है. चलो उसके लिए डिफरेंशियल रेट या फिर रेट का फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हैं. रेट इज इक्वल टू, रिएजेंट है तो माइनस, तो पहले बच्चों माइनस लिखा. ओके, रिएजेंट है तो माइनस. अच्छा, 2 मोल्स हैं. कितने मोल्स हैं? 2, तो आएगा 1/2. तो रिएजेंट है तो माइनस, रेट इज इक्वल टू -1/2. फिर आएगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा T. क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा T. ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे जो मोल नंबर है वो डिवाइड में जाएंगे. 1/2 कॉन्सेंट्रेशन को मोल नंबर से डिवाइड करना है. बराबर. चलो सेम वे, प्रोडक्ट है H2 और I2, तो लिखेंगे प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T. 1 मोल है तो भले दिखता नहीं है लेकिन होता है प्लस 1/1 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/1 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T. मतलब कोई भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन हो तो उसको एक्सप्रेस करने की मेथड है रेट इज इक्वल टू, रिएजेंट हो तो माइनस, प्रोडक्ट हो तो प्लस, और मोल नंबर डिवाइड में ले लो. दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ रेट. उसे रेट का इक्वेशन कहते हैं. इक्वेशन ऑफ रेट में क्या लिखेंगे? फिर से एक बार, रिएजेंट हो तो माइनस, प्रोडक्ट हो तो प्लस, मोल नंबर डिनोमिनेटर में लिख लो. ये हुआ रिलेशन बिटवीन रेट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. बराबर. चलो दूसरा एग्जांपल है, एमोनिया का डीकम्पोजिशन करना है. ओके, जो अगर एमोनिया का डीकम्पोजिशन करोगे तो पहले इक्वेशन ध्यान से देखो. अब रेट का फॉर्मूला लगाओ. क्या आएगा फॉर्मूला? 2 मोल है ना, तो -1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1 मोल है तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T 3 मोल है तो प्लस 1/3 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T. ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? -1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T is equal to +1/1 and +1/3. तो वर्ड्स याद रखो, रिएजेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, मोल नंबर डिवाइड में जाएंगे. दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. फिर 9th क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में आएगा. न्यूमेरिकल है इसलिए अभी यहाँ पे हमें नहीं जाना है. ओके, नाउ फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज रेट लॉ? गिव अ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reactant. What is rate law? Give a relation between rate of reaction and concentration of the reactant. रेट लॉ में आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको और एक लॉ पढ़ाना चाहता हूं जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ओके, यू ऑलरेडी स्टडीड इन 11th साइंस. So
11th साइंस में इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने पढ़ा था, ओके। उस इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक्टिव मास लॉ आता था, शायद आपको याद होगा, एक्टिव मास लॉ। एक्टिव मास लॉ ली शेड्यूलर प्रिंसिपल के पहले आता था। व्हाट इज एक्टिव मास लॉ? तो उसमें आप ऐसा कहते थे कि कोई भी रिएक्शन का रेट डिफाइनाइट टेम्परेचर पे उसके रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रॉपर पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। सिर्फ याद करा रहा हूं, व्हाट इज एक्टिव मास लॉ? सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्टिव मास लॉ? तो बच्चों, एक्टिव मास लॉ में ऐसा कहते थे कि सपोज ए के ए मोल के साथ बी के बी मोल की रिएक्शन से अगर कोई भी प्रोडक्ट मिलती है, कोई भी, तो हम ऐसा कहते थे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ concentration of reagent in proper power. Okay, active mass law or law of equilibrium. Okay, the rate of any reaction is directly proportional to multiplication of its molar concentration in proper power. कोई भी रिएक्शन का रेट उसके रिएजेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रॉपर पावर के मल्टीपल में होता है। That is known as active mass law. આપણે કહેતા હતા બાજુવાળો ઉપર જાય, that means A और B पावर में जाएगा, okay? A और B कहाँ जाएगा? पावर में। That is active mass law, okay? ये सिर्फ ध्यान में रखना था आपको। चलो, आपका क्वेश्चन ये है बच्चों कि what is rate law and give a relation between rate of reaction and concentration of the reactant. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो बच्चों, आप जानते हो कोई भी रिएक्शन का रेट उसकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड होता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी, और अगर गैसियस स्टेट है तो गैस का प्रेशर। So rate of reaction depends on concentration of reagent, molarity in case of liquid solution, and pressure in case of gases. Second is temperature and catalyst. तो कोई भी रिएक्शन जो है वो concentration, temperature, catalyst पे डिपेंड होती है। The rate of a chemical reaction at a given temperature may be depend on the concentration of one or more reactant and product. कोई भी रिएक्शन का रेट वो गिवन टेम्परेचर पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होता है। जैसे आगे हमने बताया कि रेट इज इक्वल टू रिएजेंट हो तो माइनस, प्रोडक्ट हो तो प्लस, मोल नंबर डिवाइड में जाएंगे। तो आप कोई भी रिएक्शन के रेट को आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन रेट लॉ क्या है? व्हाट इज रेट लॉ? आपको समझना चाहिए। रेट लॉ का मतलब है द प्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ, ओके। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। फिर से एक बार, the representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant is known as rate law. फिर से मेरे साथ बोलिए, the representation of rate of reaction in the terms of concentration of reactant is known as rate law. बच्चों, अगर किसी रिएक्शन के रेट को सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके एक्सप्रेस करोगे तो उसे रेट लॉ कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। उसे रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन भी कहा जाता है।
ओके, फिर से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ कहा जाता है। उसके साथ साथ क्वेश्चन है, गिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक सीधी सी बात है, आप पढ़े हो एक्टिव मास लॉ या ली शेटेलियर प्रिंसिपल। शुरू में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा ना। सीधी बात है, अगर आपके पास 5000 रुपीज है तो आप यूज उसका ज्यादा करोगे, लेकिन जैसे जैसे 3000, 2000, 1000 हुए तो आप उसी रेट से खर्चा करोगे। Same way, initially concentration of reactant is higher, so the rate of reaction should be higher. But when concentration of reactant decreases, rate of reaction also decreases. उससे ऑपोजिट, अगर हम कोई रिएक्शन में बाहर से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड कर दें तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रेट भी बढ़ता है। तो याद रखो, concentration of reactant is directly proportional to rate of the reaction. Concentration of reactant is directly proportional to rate of the reactant. मतलब रिएक्शन का रेट concentration पे डिपेंड होता है। Understood? So students, this is rate law and the relation of reaction rate and concentration of reactant. Understood? तो इन सभी के साथ साथ आपको डेफिनेशन तैयार करनी है, व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। बच्चों, रेट लॉ किसे कहते हैं, व्हाट इज रेट लॉ, एक बार देख तो लो डेफिनेशन क्या है। क्या आएगा, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन is represented in the terms of concentration of reactant is known as rate law. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, write general reaction and its differential rate equation and rate law. आप कोई भी जनरल रिएक्शन लिखो, उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाओ और रेट लॉ भी एक्सप्रेस करो। ओके, तो बच्चों फर्स्ट स्टेप है जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, जो आप 11th में लिखते थे। कैपिटल ए उसके स्मॉल ए मोल, स्मॉल बी मोल ऑफ कैपिटल बी undergoes chemical process and produces C mole of C and D mole of D. ओके, जहां पे स्मॉल ABCD जो है वो कैपिटल ABCD के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ओके, स्मॉल ABCD आर मोल नंबर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल ABCD। ओके, तो बच्चों रेट एक्सप्रेस करना हो तो इस रिएक्शन का रेट ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, रेट इज प्रपोर्शनल टू concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y। सिर्फ concentration of reactant को ध्यान में लेना है, रेट एक्सप्रेशन उसमें रेट इज इक्वल टू, rate is proportional to concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y। आपके माइंड में ये चल रहा होगा ना कि rate is proportional to concentration of A raised to A into concentration of B raised to B, क्योंकि कैपिटल A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल a, कैपिटल B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल b। तो बच्चों ऐसा होना चाहिए, आपके माइंड में ये चल रहा है कि सर रेट इज प्रपोर्शनल टू कैपिटल A रेज टू A एंड कैपिटल B रेज टू B होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू Y। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा, ये आपके माइंड में रखना। ओके, वेयर एक्सपोनेंट्स X एंड Y may
or may not be equal to the stoichiometric coefficient A and B. X और Y A and B हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए लिखा है X and Y may or may not be equal to stoichiometric coefficient A and B of the reactant. So above equation can be written as, okay, यहाँ पे proportional sign थी, if we remove proportional sign there comes constant, तो बनेगा इक्वेशन rate is equal to K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. समझे? Rate is equal to K into A raised to X into B raised to Y. भैया रेट की जगह पे थप्पा लगा लो, यही लिख सकते हो आप। कोई भी रिएक्शन का रेट लिखना हो तो उसका सिंबल है माइनस dr by dt इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू X इंटू B रेज टू Y। तो रेट की जगह पे लिखा नॉर्मली माइनस dr by dt इज इक्वल टू सेम थिंग। यहाँ पे बच्चों जो K आया ना वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम है रेट कांस्टेंट। So K is a proportionality constant. It is also known as rate constant. Okay. K की definition है the proportionality constant K of differential rate equation is called rate constant. The proportionality constant K of differential rate equation is known as rate constant. उसे rate constant कहा जाता है, समझे? ओके, माइंड में क्लियर रखना, A और B X और Y हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैं उसका एक्स्ट्रा एग्जांपल देके सॉल्यूशन दूंगा, धैर्य रखिए, लेकिन धैर्य मत बदनाना। चलो, तो ये हमने नॉर्मल ऑर्डिनरी रिएक्शन के लिए लिखा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है 2NO plus O2 इट गिव्स 2NO2, बराबर। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन उसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ओके लिखना हो तो लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू माइनस dr by dt इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू 1। फिर से इक्वेशन याद रखो, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे रेट इज इक्वल टू माइनस dr by dt इज इक्वल टू K concentration of NO का स्क्वायर इनटू concentration of O2 raised to 1। दिस इज डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन। ओके बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और पावर दोनों सेम है। O2 1 मोल है तो पावर भी 1 ही है। तो इस केस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और पावर दोनों कैसे होते हैं? सेम। ओके, so where X is equal to 2 coefficient of NO, Y is equal to 1 coefficient of O2, फिर भी वो लोग कह रहे हैं coefficient of oxygen is not written but it is accepted। okay, O2 का coefficient 1 ही है जो हम समझ सकते हैं। तो बच्चों ये हुआ रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। आपके माइंड में बच्चों एक चीज चल रही होगी कि सर कभी कभार ए बी और एक्स वाई सेम लेते हैं और कभी कभार ए बी और एक्स वाई डिफरेंट लेते हैं, तो उसका रीजन क्या? तो वो मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल देके समझा रहा हूं। सो कॉन्सेंट्रेट हियर, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखो इस रिएक्शन को देखो, चलो ये तो गुज्जू मीडियम है। बढ़िया। चलो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ याद करा दूं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो पावर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्यों और कब वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
आप कंसीडर करो दो रिएक्शंस H2 गैसियस प्लस I2 इट गिव्स 2HI। इस रिएक्शन को देखो। दूसरी रिएक्शन ऐसी है बच्चों H2 प्लस Br2 इट गिव्स 2HBr। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। ओके, उसकी मैकेनिज्म देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। तो बच्चों साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को देखा, तो इस रिएक्शन को उन्होंने कहा प्राइमरी रिएक्शन। ओके, इसको कहा दिस इज अ प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी मीन्स ओनली वन स्टेप रिएक्शन। ओके, तो प्राइमरी रिएक्शंस, उसका दूसरा भी एक नाउन है एलिमेंटरी प्रोसेस। ओके, इस प्रोसेस का मतलब है रिएक्शन विच हैज ओनली वन स्टेप। ओके, एक ही स्टेप में जो रिएक्शन होती है उसे एलिमेंट्री प्रोसेस या फिर प्राइमरी रिएक्शन कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने तय किया कि बच्चा ये जो है रिएक्शन वो एक ही स्टेप में हो रही है, तो इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाए तो बनेगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। 1 मोल है बच्चों, तो पावर में भी 1 ही आएगा। तो दिस इज सिंपलेस्ट रेट लॉ और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप ये दूसरी रिएक्शन देखोगे आपको वैसा ही लगेगा कि भाई H2 प्लस Br2 इट गिव्स 2HBr। ठीक है, ऐसा ही लगेगा। तो आप ऐसा सोचोगे कि सर उसका तो मैं ऐसे ही रेट बना सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 रेज टू 1 आप कॉपी मारोगे ना, क्योंकि अगर इस रिएक्शन का ये रेट है तो Br2 वाली रिएक्शन का यही होना चाहिए। ओके, बिल्कुल नहीं। दिस रेट लॉ इज रॉन्ग, दिस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपने उसको पूछा कि उसका मैकेनिज्म क्या है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जिस रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स हो उस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। द रिएक्शन इन विच more than one steps are present, it is a complex reaction। जैसे H2 plus Br2 gives 2HBr आपको सिंपली लिख रहा है, लेकिन वो वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसे बच्चों? ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, ये अपनी बुक में भी ऐड कर देना, अच्छा रहेगा समझने के लिए। सबसे पहला स्टेप है कि ब्रोमीन का होमोलिटिक फिशन होगा फास्ट रिएक्शन से, तो वो बनाएंगे ब्रोमीन फ्री रेडिकल Br डॉट Br डॉट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है ब्रोमीन में डिसोसिएशन और होमोलिटिक फिशन। फिर वो ब्रोमीन में से सेपरेट हुआ Br डॉट H2 की शरण में जाएगा, बनेगा H2 प्लस Br डॉट। तो ये स्लोली रिएक्शन होगी और 1 हाइड्रोजन डॉट Br के साथ जुड़ के बनाएगा HBr और बचेगा H डॉट। तो देखो बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्या था, Br2 ने बनाया Br डॉट प्लस Br डॉट। ओके, उसमें ये जो पहला Br डॉट है वो यूज हुआ, दूसरा एवं ही पड़ा है। और Br डॉट H2 से जुड़ा तो उसने बनाया H डॉट, तो बचा हुआ Br डॉट नया आया H डॉट, कंबाइन हो गए H डॉट प्लस Br डॉट, बनेगा HBr। दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, क्योंकि फ्री रेडिकल की रिएक्शन सुपर फास्ट होती है। तो पहले ब्रोमीन ने डाइवोर्स लिया, फिर उसने H2 को छंछेड़ा, फिर उसमें HBr बन गया, फिर बचे हुए दोनों जुड़ गए, ये प्रोसेस है। ओके, अब इसका टोटल मारेंगे तो क्या होगा? देखो बच्चों Br डॉट क्या हुआ? कैंसल। H डॉट भी क्या हुआ? कैंसल। टोटल लगाओ तो H2 प्लस Br2 H2 plus Br2 it gives 2 HBr plus HBr means 2 HBr। तो ऐसी रिएक्शंस को बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। अब करें तो क्या करें? आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाओगे?
तो बच्चों तीन तीन रिएक्शन है, उसमें से कौन सी रिएक्शन लोगे? ओवरऑल रिएक्शन लोगे या कोई भी एक? तो केमिस्ट्री का रूल है कि स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज RDS। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लो स्टेप कैसा होता है? RDS, जिसको कहते हैं रेट डिटरमिनेंट स्टेप। रेट डिटरमिनेंट स्टेप कहते हैं। तो पूरी रिएक्शन का रेट का डिपेंडेंस सिर्फ स्लो स्टेप पे होता है, और इसी वजह से उसे कंसीडर करके रेट बनाया जाता है। तो स्लो स्टेप को कंसीडर करो, रेट बनाओ, क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। H2 का 1 मोल है ना, और Br डॉट है बच्चों। आपको बता दूं कि इस रिएक्शन में Br2 है, तो अकेला Br डॉट लिखना है, मतलब आधा Br2 हुआ कि नहीं, और इसलिए इसका रेट बनेगा रेट इज इक्वल टू K इंटू H2⁻1 Br2⁻1/2। तो आप ऐसा कहोगे कि सर यहाँ पे H2 1 मोल, I2 1 मोल था, तो पावर यहाँ पे 1 1 आया। वैसे यहाँ H2 1 मोल और Br2 भी 1 मोल है, तो पावर 1 1 नहीं होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो ऑर्डिनरी रिएक्शंस थी, एलिमेंट्री प्रोसेस थी, प्राइमरी प्रोसेस थी, तो एक ही स्टेप में होने की वजह से सीधा आपने ऐसा लिख दिया। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन 1 स्टेप्स होते हैं, और उसमें जो सबसे स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमिनेंट स्टेप बनेगा, और उसके ही मोल आएंगे, और उसमें ब्रोमीन आधा मोल है, इसलिए लिखेंगे H2 इंटू Br2⁻1/2। तो रिएक्शन सेम होने के बावजूद, यहाँ पे पावर डिफरेंट आएगा। ओके, सो दैट इज नोन एज, अंडरस्टूड, पावर में भी सेम और नॉट। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में भी ऐड कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको इससे अच्छा कहीं पे भी सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है by giving 3 example explain that the exponent of the concentration terms are same or not as their stoichiometric coefficient in balanced chemical reaction। जो मैंने एग्जाम्पल अलग दिए वो बाकी एग्जाम्पल देख के समझाया गया है। एक्सप्लेन कीजिए कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का पावर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, समझ रहे हो ना? एक्सपोनेंट वैल्यू और कोएफिशिएंट दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं आगे वाला। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर 2 मोल NO2 बनाते हैं। तो अगर इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाना है तो क्या करेंगे? रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2⁻1। तो यहाँ पे जो मोल नंबर है वही पावर में गए, सो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन उसमें एक्सपोनेंट वैल्यू कोएफिशिएंट जितनी ही है, और आप देख सकते हो मोल नंबर ऊपर जा रहे हैं, मतलब बाजू वालों ऊपर जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने ऐसा लिया जिसमें कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट दोनों सेम है, इक्वेशन के मोल नंबर और कंसंट्रेशन का पावर दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे सेम कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। लेकिन याद रखो, द रेट लॉ इज नॉट थियोरेटिकली बट इट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। रेट लॉ को एक्सपेरिमेंट से ही डिसाइड किया जाता है, थियोरेटिकली नहीं। कैसे? देखते हैं आगे एग्जांपल में। रिएक्शन नंबर 2 ऐसी है कि क्लोरोफॉर्म, उसका क्लोरीनेशन करोगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड और HCl मिलेगा। क्लोरोफॉर्म
और उसका क्लोरीनेशन करोगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड और HCl मिलेगा। इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करें तो वो आएगा बच्चों -dr/dt इज इक्वल टू K इंटू क्लोरोफॉर्म रेज टू 1 एंड Cl2 रेज टू 1/2। आराम से, भाई कोई जल्दी नहीं है। क्लोरोफॉर्म को कितने मोल्स हैं 1, तो बच्चों पावर में 1 आ गया। लेकिन क्लोरीन के कितने मोल्स हैं 1, लेकिन पावर में 1/2 है। मतलब क्लोरीन के केस में कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट वैल्यू सेम नहीं है। ओके, इसलिए लिखा है 1/2 इज एक्सपोनेंट ऑफ Cl2 बट इट इज नॉट कोएफिशिएंट ऑफ Cl2 इन द रिएक्शन। हमारे पास हर एक क्वेश्चन के आंसर है। आपको क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों, व्हाई? तो जो मेथड मैंने अभी अभी समझाई उसी मेथड से मैं आपको वापस समझाऊंगा। यहाँ पे मोल नंबर और पावर दोनों सेम क्यों थे? क्योंकि वो एलिमेंटरी प्रोसेस थी। ओके, एलिमेंटरी। तो यहाँ पे क्यों पावर और कोएफिशिएंट सेम नहीं है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स। अरे प्रूफ के साथ देता हूं, देखो। फर्स्ट स्टेप भैया, फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन का होमोलिटिक फिशन होगा। फर्स्ट स्टेप है जरा जरा छुट्टा छुट्टा छुट्टा, दैट मीन्स Cl2 देता है Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ओके, नाउ सेकंड स्टेप, ये बिछड़ा हुआ Cl डॉट जाता है क्लोरोफॉर्म की शरण में। बिछड़ा हुआ Cl डॉट जाता है क्लोरोफॉर्म की शरण में। उसने सिग्नल दिया हाइड्रोजन को, क्या चलो चले मितवा। मतलब क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन उस नए क्लोरीन से जुड़ के बनाएगा, रब ने बना दी जोड़ी HCl। तो बचेगा बच्चों CCl3 डॉट। क्लोरीन और कार्बन बचे तो CCl3 डॉट। सेकंड रिएक्शन जो है ना वो स्लो रिएक्शन है। अब तीसरा स्टेप तो आपको ऐसे भी पता है कि बचा हुआ CCl3 डॉट और 1 Cl डॉट अभी भी बाकी था, वो जुड़ के बनाएगा CCl4। फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन का होमोलिटिक फिशन होगा। वो क्लोरीन जुड़ेगा क्लोरोफॉर्म से, बनाएगा CCl3 डॉट। और बचा हुआ CCl3 डॉट Cl से जुड़ के CCl4, इसका टोटल करोगे तो यही मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं, पहली रिएक्शन फास्ट थी, दूसरी रिएक्शन स्लो है, तीसरी वेरी फास्ट, क्योंकि दोनों फ्री रेडिकल है। तो याद रखो, स्लो स्टेप, कोई भी रिएक्शन में स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनेंट स्टेप होता है। और इसीलिए आप समझ सकते हो रेट इज इक्वल टू K इंटू क्लोरोफॉर्म का 1 मोल है तो पावर 1 आया। ओके, और Cl2 पूरा नहीं है, एक ही क्लोरीन एटम है, तो क्या होगा Cl2 रेज टू 1/2। समझ में आया कहां से आया था वो, कहां से रेट इक्वेशन आता है? आप इस नॉलेज के माध्यम से ही समझ सकते हो। इसीलिए तो लिखा है कि आप इक्वेशन देख के थियोरेटिकली कभी भी रेट लो नहीं ला सकते, लेकिन अगर रेट लो लाना है तो आपको एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन का स्टडी करना पड़ता है, उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट्री प्रोसेस है या कॉम्प्लेक्स है। एलिमेंट्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मोल नंबर ही पावर में दे दो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें स्लो स्टेप वाला रिएक्शन ही रेट डिटरमिनेंट होगा। ओके, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक नहीं, जब तक जियोगे तब तक याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन उसमें स्लो स्टेप जो होता है ना वो RDS है। स्लो स्टेप कैसा है? RDS, जिसको बोलते हैं रेट डिटरमिनेंट स्टेप। ओके, चलो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वेशंस आपको नॉलेज के लिए लिखनी हो तो पैम्पलेट बुक किसी में भी लिख सकते हो। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा एग्जाम्पल है इथाइल एसीटेट
एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करना हो तो फॉर्मूला है -dr/dt इज इक्वल टू K इंटू एस्टर रेज टू 1 बट वाटर रेज टू 0। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखोगे तो पता चलेगा कि एस्टर के हिसाब से फर्स्ट पावर है, एस्टर के हिसाब से पावर 1 है, लेकिन वाटर भी 1 मोल है, फिर भी वाटर रेज टू 0 लिखा है। क्यों? उसका रीजन जरूरी नहीं है जानना, लेकिन हम कह तो सकते हैं कि भाई कोएफिशिएंट और पावर दोनों डिफरेंट है। उसका रीजन मैं एग्जांपल से समझाता हूं। कैसे? देखो, एक साइड एस्टर है, दूसरी साइड वाटर है। एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन सोचिए 0.001 मोलर है। 11th में पढ़े हो, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 55.55 है या फिर 555 है मोलारिटी में। अगर पूरा का पूरा एस्टर यूज हो गया तो 1:1 रेशियो है रिएक्शन में, इसलिए पानी भी कितना यूज होगा? 0.001। तो वाटर की रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगी 55.554 मोलर। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में निग्लिजिबल चेंज हुआ। जैसे आपके पास 8-10 करोड़ रुपए है और आप बस 15-20 रुपए का खर्चा करते हो, पेंसिल ले आए, अच्छी पेन ले आए, तो क्या आपका बैलेंस कम होगा? नहीं। यहाँ पे ऐसा ही है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि डिफरेंस निग्लिजिबल होता है, और इसी वजह से वाटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। वाटर के हिसाब से रेट डिसाइड नहीं हो सकता, और इसलिए कहा जाता है वाटर रेज टू 0। तो इसलिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इस रिएक्शन का होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू वाटर रेज टू 0। ओके, तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड पावर और एक्सपोनेंट वैल्यू उसका कोई लेना देना नहीं है। ये टेक्स्ट बुक वाले समझाते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाया क्या लेना देना है। एलिमेंट्री प्रोसेस हो तो पावर ही होता है कोएफिशिएंट, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो स्लो स्टेप का पावर, स्लो स्टेप का कोएफिशिएंट रेट रिएक्शन में पावर बनता है। अंडरस्टूड? तो आप टेक्स्ट बुक की तरह सिर्फ इक्वेशन ध्यान में रखो तो भी चलेगा, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। ओके, अंडरस्टूड? नाउ